इसमें जो एग्जिस्टिंग लिमिट्स हैं अगर वो मोर देन वन बैंक के साथ चलते हैं किसी फर्म में, तो इस स्कीम के अंडर बेनिफिट जो है वो किसी एक ही बैंक से ले सकता है। तो जिस भी बैंक से वो ये लेने का डिसाइड करता है, उस बैंक को उसे एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा कि उसने और किसी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से और किसी बैंक से ये फैसिलिटी नहीं अवेल की है। तो ये एक रूल है कि कोई भी एक बैंक से यहाँ पे फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। एंड एक बहुत ही फिर इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस सब्जेक्ट पे आती है वो है कि बैंक्स को ये डिस्क्रिप्शन दिया है स्कीम के अंडर कि उनको एक प्रोजेक्ट की वायबिलिटी खुद से चेक करनी है बिफोर सैंक्शनिंग एनी अमाउंट। तो वायबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये अमाउंट इस कंपनी में डालने के बाद कितना स्कोप है कि इसके ऑपरेशंस में टर्न अराउंड आएगा, ये कंपनी के लॉसेस थोड़े से कम हो जाएंगे या फिर वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी, बेसिकली उसकी रुकी हुई गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये वायबिलिटी को एसेस करना है, इसका ड्यू डिलिजेंस करना, ये सब कुछ का जो डिस्क्रिप्शन है वो स्कीम ने क्लियरली बैंक्स को दे दिया है। तो इस ऑप्शन के अंदर बैंक्स को ऑब्वियसली एक राइट रहेगा आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करने का। बट जैसा कि मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में कि वीडियो की एंड में हम उस चीज़ की बात करेंगे कि कैसे अपने बिजनेस की वायबिलिटी को प्रेजेंट करना है हमें हमारे बैंक को, ताकि हमारे इस बेनिफिट को मिल पाने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएं। और एक और बात इसमें खाली ऐड कर दूं मैं, जो मिस हो गया था फर्स्ट पॉइंट में, कि ये जो 15% निकाला जाएगा इक्विटी प्लस डेट वाले अमाउंट पे एक प्रमोटर के, वो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से निकाला जाएगा। तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बैलेंस शीट अभी तक ऑडिट नहीं हुई है, तो फिर आपके FY19 के ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से ये 15% कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे भी एक छोटी सी एडवाइस अगर मैं आपको दे दूँ कि क्योंकि जून का मंथ ऑलरेडी हो गया है और अगर आपका इक्विटी प्लस डेट का जो अमाउंट है यानी स्टेक का जो अमाउंट है वो FY20 में FY19 के मुकाबले बढ़ गया था, तो आई वुड एडवाइस कि आपका ऑडिट एक्टिविटी जो है वो आप जल्द से जल्द कंप्लीट करवा लें, ताकि आप आपका लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इस 15% में। तो गाइस अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इस फैसिलिटी पे क्या सिक्योरिटी मांगने वाले बैंक्स, तो ऑब्वियसली कोई एडिशनल कोलेटरल तो मांगने नहीं वाले, क्योंकि MSMEs जो हैं ऑलरेडी स्ट्रेस्ड में हैं जिनके लिए स्कीम बनाई गई है। तो सिक्योरिटी तो सिंपल है कि वो लोग जो है सेकंड चार्ज क्रिएट कर लेंगे ऑन द सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी चार्ज टू द बैंक्स फॉर द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़। हाँ, वो है कि वो जो सिक्योरिटीज़ है उनके ऊपर चार्ज जो है वो जब भी जितना भी 10 साल या 7 साल तक जितना भी ये लोन का सैंक्शन आपको मिलता है, तब तक जो है वो सिक्योरिटी का चार्ज भी उनके ऊपर क्रिएटेड रहेगा। उसके अलावा अब जो यहाँ पे बात आती है गवर्नमेंट सपोर्ट की, तो बैंक्स जो भी अमाउंट के लिए आपको एलिजिबल बनाते हैं, उस अमाउंट का 90% का गारंटी जो है वो ये ट्रस्ट बैंक को प्रोवाइड करेगा। जो CGT MSC ट्रस्ट की हमने बात की थी स्टार्टिंग में, वो ट्रस्ट जो है वो बैंक्स को 90% ऑफ द लोन अमाउंट का गारंटी कवरेज प्रोवाइड करेगा। तो अब बचता है 10%। तो 10% का भी एक नेकेड कॉल जो है वो बैंक्स नहीं ले रहे हैं प्रमोटर्स पे। तो इसमें वही ऑप्शन है कि या तो प्रमोटर वो 10% एज अ मार्जिन मनी खुद से अपने बिजनेस में इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसके इक्विवेलेंट कुछ कोलेटरल दे सकते हैं बैंक्स को, एंड बैंक्स वो पूरा फिर 15% जो है वो इन्फ्यूज़ करवा सकती है उनकी कंपनी में। तो इसका मतलब बेसिक फंडा यही है कि जस्ट लाइक एक रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज में होता है कि जब रीस्ट्रक्चरिंग भी की जाती है तो जो भी अमाउंट बैंक्स लाते हैं पर एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो प्रमोटर को भी लाना होता है। इनफैक्ट आपको बता दूं, एक जनरल रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज में बैंक्स हमेशा स्टिपुलेट करते हैं कि इक्वल अमाउंट आए, बिकॉज बैंक्स भी हेल्प कर रहे हैं MSME को आउट ऑफ द वे जाके उनका रीपेमेंट शेड्यूल या तो मॉडिफाई करते हैं, एग्जिस्टिंग टर्म्स मॉडिफाई करते हैं। तो उनका एक कंडीशन रहता है कि ठीक है, अगर हम 50 रुपये डाल रहे हैं तो फिर इक्वल अमाउंट 50 रुपये ही प्रमोटर से भी आने चाहिए। बट इधर वो सब भी रिलैक्सड है, 90% का गारंटी ट्रस्ट से आ रहा है और 10% जो है वो प्रमोटर को या तो एज अ मार्जिन मनी दे देना है या फिर उसका कोलेटरल दे देना है। तो इसमें एक बात तो सीधी है कि बैंक्स का इतना कुछ एट स्टेक नहीं है, उनका वो पूरा अमाउंट मोर और लेस उनको सिक्योर्ड करके ही मिल रहा है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, ये अच्छा मौका है आपके MSME को थोड़ा सा रिवाइव करने का। एंड अनलाइक अ नॉर्मल सिनेरियो, इस सिनेरियो में जो बैंक से थोड़े से ज़्यादा फोर्थकमिंग होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उनके भी बुक्स पे जब तक ये स्ट्रेस्ड एसेट्स रहते हैं उनको भी ये टेंशन रहता है, और इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके दे वुड ऑल्सो वांट कि आपको सपोर्ट करें ये लॉकडाउन के टाइम पे। तो ये बात थी गारंटी कवरेज की। एंड इसके आगे बात आती है कि दिस गारंटी कवर वुड बी अनकैप्ड, अनकंडीशनल एंड इरिवोकेबल। अगेन ये थोड़े से टेक्निकल जार्गन्स है, सिंपल मीनिंग इसका ये कि ये अनकंडीशनल गारंटी है, यानी कि बैंक को सिर्फ इंटीमेट करना है ट्रस्ट को कि भाई ये लोन का डिफ़ॉल्ट हुआ है अंडर द स्कीम एंड ये कंपनी NPA हुई है, एंड बाय मियर एन इंटीमेशन दे विल बिकम एलिजिबल फॉर गेटिंग मनी फ्रॉम द ट्रस्ट। ये मतलब बोरोवर के एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं है, बट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ही पता रहे कि बैंक्स के लिए कितना ईजी है इस गारंटी के अंदर अमाउंट क्लेम करना, क्योंकि अनकंडीशनल है, तो ज़्यादा कुछ मेहनत इसमें लगने नहीं वाली है। तो यू कैन पुश योर बैंक्स टू बी मोर लीनियंट वाइल सैंक्शनिंग दिस फैसिलिटीज़। इतना ही मतलब मेरा पॉइंट है इस चीज़ को मेंशन करने का। और अगर आगे बढ़े तो आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे
कोई गाइडेंस एज सच दिया नहीं है स्कीम में। तो जो भी एक्सटेंड गाइडलाइंस है आरबीआई के कि सारे एमएसएमईज के जो लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो कोई एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड होने चाहिए। तो जो पहले बैंक्स के खुद के बेंचमार्क्स हुआ करते थे जैसे कि बीपीएलआर, एमसीएलआर, बेस रेट एक्सेट्रा, तो वो सब से अब लिंक करने की परमिशन नहीं है बैंक्स को एमएसएमई लोन्स को, कोई भी जनरल कोई भी एमएसएमई लोन्स को, ना कि सिर्फ स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लोन्स को। तो जस्ट लाइक दैट इन लोन्स को भी एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक होना चाहिए। उसके अलावा उसके ऊपर कितना स्प्रेड रखना है, क्या चार्ज करना है, स्कीम ने कोई गाइडेंस नहीं दिया है। तो यहाँ पे जो है बैंक्स थोड़ा सा मुझे लगता है अपना फ़ायदा कर सकते हैं, बट अगेन वी विल लीव दैट टू द रिस्पेक्टिव बैंक्स। अब आगे एक कमर्शियल पॉइंट आता है इसमें, वो है गारंटी फ़ी का। तो गारंटी फ़ी होता क्या है, चलो एक ब्रीफली ये समझ लेते हैं। तो अब अगर बैंक्स भी अगर ऐसी कोई गारंटी किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन से अवेल करते हैं तो जनरली बैंक्स को एक फ़ी पे करना पड़ता है सामने गारंटी प्रोवाइडिंग एंटिटी को। तो इस केस में सीजीटीएमएससी बैंक्स को गारंटी प्रोवाइड कर रही है। तो बैंक्स को जो फ़ी देना है ट्रस्ट को, उसका अमाउंट है 1.5% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बेसिस। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका लोन का जो भी आउटस्टैंडिंग है हर साल के एंड में, उसके ऊपर ये 1.5% कैलकुलेट किया जाएगा और ये हर साल बैंक्स को सीजीटीएमएससी को देना है। तो अब बैंक्स को ये ऑप्शन दिया है कि अगर वो चाहें तो उनको ये राइट है कि वो ये 1.5% बोरोवर से रिकवर कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली इतना अच्छा ऑप्शन दिया तो आप मान के ही चलिए कि बैंक से आपसे रिकवर करने ही वाले, तो ये ऑब्वियसली एक कॉस्ट इसमें डाल दिया गया है। पर्सनली स्पीकिंग मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है, बिकॉज ये कि रिलीफ मेजर की तरह आ रहा है, स्टिमुलस पैकेज जो है आत्मनिर्भर उसके अंडर इसको प्रोवाइड किया जा रहा है और इतने सारे रिलैक्सेशंस दिए जा रहे हैं, तो फिर 1.5% पर एनम काफ़ी हाई अमाउंट होता है, काफ़ी हाई अमाउंट होता है। तो ये अगर वापस से बोरोवर्स पे डाल दिया है तो अगेन ये रिलीफ मेजर का नाम दिया जाता है, बट इस तरह के रिलीफ्स भी फिर इस मेजर्स के अंडर प्रोवाइड करने चाहिए। बट एज वी टॉक इन ऑल आवर वीडियोज़ कि ये सब चीज़ हम मेंशन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो है सो है, वी हैव टू लिव विद इट एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो हम भी आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी अपार्ट फ्रॉम दिस गारंटी फ़ी इसमें एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। तो जो नॉर्मल एक अपफ्रंट फ़ी या प्रोसेसिंग चार्जेस बैंक मार लेते हैं वो सब कुछ आपको नहीं देने। अगर बैंक्स आपको कुछ स्टिपुलेट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ये स्कीम उनको रेफ़र करके ये चीज़ बता सकते हैं। उसके बाद बात आती है प्री पेमेंट पेनल्टी की। तो ये लोन जो है वो आप किसी भी टाइम फोरक्लोज कर सकते हैं, उस पर भी कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है। तो कुल मिला के ओवरऑल जो चार्जेस हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा, वो इसमें गारंटी फ़ी जो है उसका ही एक चार्ज निकल कर आता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई थिंक प्रोबेबली द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टॉपिक जो है टेन्योर की। सो टेन्योर जो है इस स्कीम में ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं रखा है, बट एक मैक्सिमम टेन्योर डिसाइड करके दिया है 10 ईयर्स का। काफ़ी अच्छा और लॉन्ग टाइम है 10 ईयर्स। और इस 10 ईयर्स में भी मैक्सिमम जो मॉरेटोरियम पीरियड बैंक्स दे सकते हैं वो है 7 ईयर्स। तो इमेजिन अगर आपका प्रोजेक्ट वायबल है और आपको ये फैसिलिटी पूरे मैक्सिमम टेन्योर्स के लिए मिल जाती है, यानी कि मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स का टेन्योर मिल जाता है एंड मॉरेटोरियम ऑफ 7 ईयर्स, तो आपको अगले 7 साल तक सिर्फ इंटरेस्ट चुकाना है इसके ऊपर, वो रेगुलरली चुकाना है, हर मंथ चुकाना है। और उसके बाद जो अगले 3 साल हैं प्रिंसिपल सिर्फ उनमें ही चुकाना है। तो एक काफ़ी फेयर एंड स्क्वायर चांस है उस पैसे को यूज़ करके 7 साल में अपनी एमएसएमई को टर्न अराउंड करवाने का। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे स्कीम के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स का कवरेज तो कंप्लीट हो जाता है, पर ये सब समझ के कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम बैंक्स को हमारा जो फर्म है उसका बिजनेस वाइबल ना जस्टिफाई करवा पाएँ तो, क्योंकि इसमें लिखा है कि बैंक्स विल बी असेसिंग द वाइबिलिटी ऑन देयर ओन। तो वाइबिलिटी का मीनिंग बेसिकली यही है कि बैंक्स को ये नया पैसा बिजनेस में डालने के बाद उसका कुछ फ्यूचर पोटेंशियल दिखना चाहिए कि वो कैसे टर्न अराउंड होगा, उसमें एडिशनल कैश फ्लोज कैसे जनरेट होंगे एक्सेट्रा। क्योंकि आप देखिए बैंक्स का भी एक इसमें सेल्फिश मोटिव समझिए कि उनके बुक्स पे आपकी एमएसएमई एक स्ट्रेस्ड एसेट बन के बैठी है, तो उनका भी एम है कि कैसे इस एमएसएमई को ऐसा रिवाइव किया जाए कि ये इतने कैश फ्लोज जनरेट करे कि ये चलो नया जो लोन है उसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट तो सर्विस करे ही, पर जो डिफॉल्टेड लोन है जिसका एनपीए हो रखा है या SMA 2 हो रखा है वो भी रीपे कर पाए। तो आप भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए और बैंकर से वैसे बात कीजिए कि आप लोग सेम पेज पे रहें। तो ऐसे में अब क्या करना रहेगा कि आपको सबसे पहले तो रिटर्न में उनको प्रेजेंट कीजिए कि लॉकडाउन का स्पेशली आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो मोस्ट ऑफ द एमएसएमई से मैं यही सुनता हूँ कि उनको ये इम्पैक्ट पड़ा है कि उनके जो लार्ज कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं या दूसरे जो नॉर्मल एसएमई कस्टमर्स भी हैं उनके पास पैसा फंस गया है, तो डेटर्स में पैसा अटक गया है और उन लोगों ने भी सामने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट रोक के रखें, जिसके कारण नया माल नहीं खरीद पा रहे हैं, तो नई बिजनेस एक्टिविटी आगे हो नहीं पा रही है। जो भी ये लेबर के सैलरीज रोक के रखें या जो भी ऐसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रोक के रखें जिसको आगे पे किए बिना बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में आप उनको यही बताइए कि ये पैसा जो है
वो आपके वर्किंग कैपिटल में वापस से इन्फ्यूज़ होगा, उससे आपसे नया रॉ मटेरियल खरीदेंगे एंड वो रॉ मटेरियल खरीदने से वापस आप एक सेल्स स्पर होएगा आपका और न्यू कैश फ्लोज जो हैं वो जनरेट होना स्टार्ट होंगे। क्योंकि इस नए लोन की ब्यूटी है कि अगर ये पूरे 10 ईयर्स का आपको टेन्योर इसमें मिल जाता है और 7 ईयर्स का मॉरेटोरियम मिल जाता है तो 7 साल तक तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट इस पर सर्विस करना है। वो प्रिंसिपल तो पूरा का पूरा आपके जो बिजनेस में डली गया है और उससे जो कैश फ्लोज जनरेट होंगे वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग लोन्स जो हैं जिनका एनपीओ रखा है उसका भी बर्डन कम करने के लिए। और थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे फर्म्स है मिस कर जाते हैं, एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्टेशन लेकर एक अच्छा सीएमआई डेटा, एक अच्छा प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स जो हैं वो सबमिट करो आपके बैंक को, ताकि उनको न्यूमेरिकली भी समझ में आए कि ये जो आप थ्योरी में जो चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं कि अच्छा आप पैसा आएगा तो उससे नया रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर वो रॉ मटेरियल खरीद के ये होगा, ऐसे कैश फ्लो जनरेट होगा, तो वो जो सारे डॉट्स हैं वो लैंग्वेज के साथ साथ जो है नंबर्स में भी कनेक्ट हो एक दूसरे से। तो एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आपको अच्छे से वो प्रोजेक्शंस बना के देगा और वो आप यूज़ करेंगे आगे सबमिशन के लिए, तो एक बैंक को और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो एक लास्ट और टिप इसमें दे दूं कि कई बार अगर खाली आपके रिलेशनशिप टीम को ये सारा कुछ समझाकर अगर बात आगे नहीं बढ़ रही है तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार पुश करके क्रेडिट टीम्स को हमेशा मिलने का ट्राई किया कीजिए, ताकि क्रेडिट टीम्स को या अगर हो सके तो क्रेडिट हेड को मिलकर और पर्सनली उनको फिर ये सब चीज़ें प्रेजेंट कीजिए, आपका केस प्रेजेंट कीजिए। एंड अगर केस जेन्युइन है और जो एंटरप्रेन्योर है, जो प्रोप्राइटर है, प्रमोटर है, उसके अंदर अगर वो एक एनर्जी और एक कन्विक्शन दिखता है क्रेडिट हेड को भी, तो प्रपोजल्स पास होते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, ऐसे प्रपोजल्स कई बार पास हो जाते हैं। तो येस, आई थिंक दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। ये मुझे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपसे शेयर करने थे कि कैसे लोन आप निकलवा पाएँ बैंक से। तो या आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप की एमएसएमई स्ट्रेस्ड एमएसएमई है, सो आई रियली विश यू ऑल द लक कि आपके काम आए। और अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो इसको प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके दूसरे जो रहेंगे एमएसएमईज में इन्वॉल्व हैं, जो दूसरे प्रमोटर्स, फैमिली मेम्बर्स, उनके भी अगर ये काम आ सके तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा एम यही है कि हम ऐसे ही जो बैंकिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज और ऐसे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड वीडियोस बनाते रहें और वो ऐसी लैंग्वेज में बनाएं जो आपको समझ में आए, आपको ऐसा लगे कि हम और आप एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और इसी तरह से आप और हम साथ में आगे बढ़ते रहें। तो यही एक एम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।